हमारे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसे मैंने पहले बताया है। उसके पहले का भाग हमने प्रतिहार वंश की बात की थी और उसके पहले राजपूतों की उत्पत्ति की बात की थी। उसी क्रम में यह टॉपिक भी आएगा और आज का हमारा यह टॉपिक है पाल वंश। ये पाल वंश, जैसा कि हमने बताया कि हर्षवर्धन के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। हम देखते हैं कि गुप्त वंश तो बहुत बड़ा साम्राज्य बना। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन तक साम्राज्य या उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति सुधरी हुई थी, व्यवस्थित थी। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उत्तरी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत सारे राज्यों की का उदय हो जाता है और ये राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपस में युद्ध करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, अपना एक स्थान निर्धारित करते हैं। तो इस क्रम में हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों की जितनी शाखाएं थी, साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि उत्तरी भारत में अब जो राजनीतिक केंद्र था वह बदल चुका था। एक समय था, हम अगर याद करें तो प्राचीन भारत, जिस समय हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमने पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा, बहुत दिनों तक जो राजनीतिक केंद्र था, उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र, वह मगध हुआ करता था। ये इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी की है। और अब यही राजनीतिक केंद्र अब कन्नौज बन गया। और कन्नौज गंगा यमुना जहां पे बहती थी, एक ऐसा राज्य जो आर्थिक रूप से एकदम से संपन्न था। तो इस राज्य पर सबकी नजर लगी हुई थी। वर्धन साम्राज्य के बाद वर्धन साम्राज्य से इस जगह का महत्व बढ़ना शुरू हो गया था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इस कन्नौज पर आक्रमण के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश आपस में संघर्ष करते रहे, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में मैं इसके बाद वाले क्लास में बताऊंगी। लेकिन उसे समझने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वह राष्ट्रकूटों के बीच, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के बीच हुई थी। तो हमने प्रतिहार वंश को पढ़ा कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, कौन उनके प्रमुख राजा थे, किस तरह से उनका संघर्ष हुआ, किससे हुआ और उनकी क्या उपलब्धि थी, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, क्योंकि हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह इसी से रिलेटेड होगा। हमें इसे समझना होगा, तभी हम उसे समझ पाएंगे जो आगे आने वाला एपिसोड होगा। तो हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा था, आज पाल वंश के बारे में बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरलता और संक्षेप के साथ मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज का यह टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा पाल वंश। ये पाल वंश की स्थापना कहाँ हुई? हम देखते हैं कि जब हर्षवर्धन का राज्य था, उस समय बंगाल में गौड़ नरेश शशांक का राज हुआ करता था। शशांक बहुत शक्तिशाली शासक था और हर्षवर्धन के साथ बहुत बार उसका युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के बाद वो जो बंगाल का क्षेत्र था, वंग क्षेत्र था, वह अब उसका कोई राजा नहीं था,
कोई शासक नहीं था। तो ऐसे में वहां की स्थिति का लाभ उठाते हुए उस क्षेत्र को, जो शशांक का क्षेत्र था, उसे हर्षवर्धन ने और कामरूप के राजा ने आपस में बांट लिया। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम क्या देखते हैं कि वहां की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत ही अराजक स्थिति हो गई। कोई भी एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो सबको व्यवस्थित करके रख सके। और ऐसे में हम देखते हैं कि गोपाल के द्वारा वहां पर एक वंश की स्थापना हुई जिसे हम पाल वंश कहते हैं, जिसकी इसकी स्थापना 750 ईस्वी के लगभग हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, जिन्होंने 750 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। गोपाल संस्थापक थे। बहुत ही अराजक स्थिति में उन्होंने एक राज्य बनाने की कोशिश की, उसे संभालने की कोशिश की। तो उनका जो जीवन था इसी में बीत गया। उन्होंने बहुत अधिक साम्राज्य विस्तार या बहुत बड़े बड़े अभियान में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अलग थी। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि गोपाल उस वंश का महान शासक नहीं था। जब वो संस्थापक ही था तो फिर क्या बात है। कहा जाता है कि यह निम्न वंश के थे। बहुत सारे ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ हैं, उनका कहना है कि ये निम्न वंश के थे, इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। लेकिन जब ये सशक्त हो गए, शक्तिशाली हो गए, इन्होंने साम्राज्य की स्थापना कर ली, तब ये अपने आप को क्षत्रिय कहलाने लगे। क्योंकि कहा जाता है कर्म के आधार पर जाति बनती है। तो इन्होंने जो अपनी शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, अपनी जो बाहुबली का प्रदर्शन किया, उसके तहत ये क्षत्रिय में आ गए। इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कहना शुरू किया और इस तरह से पाल वंश उत्तरी भारत का एक प्रमुख वंश हो गया। इसने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से उत्तरी भारत की राजनीति को प्रभावित किया। हमने देखा है, आप एक बार मैप में नजर डालें, राष्ट्रकूट दक्षिण के तरफ हम देखते हैं, प्रतिहार अवंती के पास, पाल देखते हैं बंगाल के तरफ। तो इस तरह जो त्रिकोण टाइप का एक जगह बनता है और इन तीनों के बीच में हम देखते हैं कि बहुत संघर्ष हुए। और इस संघर्ष का मुद्दा क्या था? कन्नौज। तो हम बात करेंगे उससे पहले कि इनका साम्राज्य विस्तार कहां तक था। इन्होंने बंगाल, बिहार, कन्नौज, पंजाब तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन आगे भी जो राजा हुए उन्होंने भी बहुत कुछ, बहुत आगे तक बढ़ाया अपने साम्राज्य को। बहुत सारे अभिलेख हैं हमारे पास, जैसे कि ग्वालियर अभिलेख है, बनी डिंडोरी के अभिलेख हैं, उसके बाद लखीमपुरी के अभिलेख हैं। तो ये सारे अभिलेखों के द्वारा हम पाल वंश के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। उनके अभिलेखों द्वारा, उनकी प्रशस्ति द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि उस समय पाल राजाओं की क्या उपलब्धि रही, उनका क्या संघर्ष रहा। तो इस तरह से पाल वंश के बारे में और हम जानेंगे। इस काल के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे। सबसे पहले तो मैंने बताया गोपाल। गोपाल के बाद हम बात करेंगे धर्मपाल की। ये धर्मपाल बहुत शक्तिशाली शासक हुए इस वंश के, जिन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। और अगर आप याद करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में हमने जिक्र किया था कि धर्मपाल का युद्ध प्रतिहार नरेश नागभट्ट के साथ हुआ था। ये हमने पढ़ा। इसके साथ ही हम देखेंगे क्यों हुआ था। फिर से वही बात, कन्नौज पर अधिकार के लिए। कन्नौज में सबसे पहले प्रतिहार वंश का शासक जो था वह उस पर आक्रमण किया और वहां का आयुध नरेश जो था, इंद्रायुध, उसे परास्त कर दिया। ऐसे समय में धर्मपाल पहुंच गया
और उन्होंने जो नागभट्ट थे या जो प्रतिहार शासक थे उससे इनको उबारा कन्नौज को और अपना अधिकार कर लिया। ऐसे में राष्ट्रकूट जो है पुनः चढ़ाई कर दिए और राष्ट्रकूट उस पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि एक कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पहले प्रतिहार, फिर पाल, फिर राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्ति आजमाई और इस तरह हम देखते हैं अंततः फर्स्ट बार में देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का जो वत्सराज था उसने अपना आधिपत्य वहां जमा लिया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रकूट अपने तरफ लौटा पुनः धर्मपाल उस पर अपना अधिकार कर लिया और बहुत ही दमदार तरीके से उसने अपने से एक व्यक्ति को चुना जो उस वंश का था, चक्रायुध, उसको वहां पे राजा बनाया और एक प्रकार से मुख्य उसका वही था, संरक्षक राजा धर्मपाल ही था, उसको बस अपने अंतर्गत शासक बनाया। शासन किसका था? पाल वंश का ही था। इस तरह धर्मपाल ने अपनी जो प्रतिष्ठा थी, अपना जो शक्ति था उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये धर्मपाल पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने राष्ट्रकूट ध्रुव से भी उसका युद्ध हुआ। कहा जाता है कि धर्मपाल और नागभट्ट में युद्ध हुआ जिसमें धर्मपाल पराजित हुआ। हमने पिछले क्लास में बताया था कि अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग बात कही जाती। कहीं कहा जाता नागभट्ट विजयी हुआ, कहीं कहा जाता धर्मपाल विजयी हुआ। लेकिन दोनों में जो युद्ध हुआ था यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। और इसके बाद हम बात करेंगे धर्मपाल के बाद देवपाल की, जो इसका पुत्र था। यह भी एक शक्तिशाली शासक था और इसने भी अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। बहुत सारे अभिलेखों में यह कहा जाता है कि देवपाल ने अपने साम्राज्य को हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैला लिया था। इसके अलावा उत्कल, उड़ीसा या द्रविड़ क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में, इसके अलावा तो इस तरह से उन्होंने दक्षिण के तरफ भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। कहा जाता है कि ये रामेश्वरम तक पहुंच गए थे। रामेश्वरम के पास का क्षेत्र इनके अधीन था। किनके अधीन? देवपाल के अधीन। कहने का अर्थ है कि देवपाल एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली राजा थे पाल वंश के। पाल वंश में अगर धर्मपाल की बात करें तो यह शक्तिशाली तो थे ही, प्रतिभाशाली थे ही, बहुत लड़ाकू जिसको कहा जाता है कि जिनमें शौर्य से भरे हुए थे। लेकिन इन्होंने विद्वानों का भी आदर किया। बौद्ध धर्म के इस वंश के जो राजा थे, अधिकांश राजा बौद्ध धर्म के ही समर्थक थे। इन्होंने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिया, बौद्ध विहारों की स्थापना कराई। साथ ही साथ हम देखते हैं विक्रमशिला और नालंदा जैसे शिक्षण संस्थानों को इन्होंने प्रश्रय दिया, इनको आगे बढ़ाया और इन्हीं की उपलब्धि है यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस तरह इन्होंने यह काम करके अपने को विद्या प्रेमी होने का एक प्रमाण भी दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाल वंश बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण के प्रदेश, इतने सारे प्रदेश आ रहे थे। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज से आगे जाए तो पंजाब तक अधिकार हो गया। तो इस तरह एक बहुत बड़े क्षेत्र को उसने अपने अधीन किया धर्मपाल और देवपाल ने। लेकिन कहा जा सकता है कि 810 से लेकर 850 तक 40 साल तक देवपाल ने शासन किया और इसके बाद जो शासक हुए वो बहुत प्रभावी नहीं थे, कमजोर शासक थे। लगभग 40 सालों का जो इतिहास रहा इसके बाद वह बहुत ज्यादा प्रकाशमान नहीं रहा, वह एक प्रकार से अंधकारमय ही था। बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने वैसी कुछ अपनी उपलब्धि नहीं
दर्ज की, जिसके कारण उनका बहुत अधिक महत्व नहीं है। जैसे विग्रहपाल, नारायण पाल, राज्यपाल, ये धर्मपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, इस तरह बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने कोई बहुत खास उपलब्धि नहीं दर्ज की। और उसके बाद विग्रहपाल द्वितीय के बाद हम देखते हैं महिपाल शासक हुए, और इन्होंने जो 40 साल में जो खोया था उसे पाने के लिए महिपाल ने प्रयास किया और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनः लौटाने का प्रयास किया। यह अंतिम मजबूत शासक या शक्तिशाली शासक थे इस वंश के। इसके बाद हम कह सकते हैं कि और भी शासक आए, लेकिन किसी ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। और हम अंततः देखते हैं लगभग 1161-62 तक जो है यह शासन जो है, पाल वंश जो है चला और अंत हो गया इसका। तो इस तरह से यह पाल वंश के शासक थे और इनकी यह उपलब्धि थी। इनका मुख्य संघर्ष, जैसा कि इसीलिए ये जाना जाता, पाल वंश की जब हम बात करें तो प्रतिहार की बात करेंगे, राष्ट्रकूट की बात करेंगे, क्योंकि इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। प्रतिहार शासक से हम देखते हैं, पहली बार हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि किस तरह प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के साथ इनका संघर्ष हुआ कन्नौज के मुद्दे को लेकर। कन्नौज पर प्रतिहार शासक ने आक्रमण किया, पाल शासक वहां चले गए, वत्सराज राष्ट्रकूट भी वहां आ गए, राष्ट्रकूट शासक। इस तरह से जो है ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है यह बार बार चलता रहा। जैसे ही राष्ट्रकूट शासक लौटते थे अपने तरफ दक्षिण की तरफ, अपने शासन क्षेत्र में, दूसरी तरफ यहाँ पे ये पाल वंश के जो शासक थे वह फिर से वहां पे अपना आधिपत्य जमा लेते थे, फिर से वहां प्रतिहारों का कब्जा हो जाता था। इस तरह ये तीनों आपस में हमेशा उलझे ही रहे, तो इनका जो संघर्ष है बहुत दिनों तक चलता रहा। ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि देवपाल के साथ नागभट्ट द्वितीय की बहुत ज्यादा कोई खास निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, युद्ध ही नहीं हुआ। उसके बाद 1-2 युद्ध हुआ, लेकिन वह ऐसा युद्ध नहीं था जिसको हम निर्णायक कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद उत्कल से, जैसा कि हमने बताया कि उत्कल से इसका संघर्ष हुआ। उत्कल यानी उड़ीसा को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। द्रविड़ों से संघर्ष हुआ। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इन्होंने पांडे नरेश तक मैंने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। दक्षिण की तरफ वो गए थे और कहा जाता है कि रामेश्वरम तक इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। तो इस तरह फिर पुनः गुर्जर प्रतिहारों से उनका जो है संघर्ष होता रहा। तो एक प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों से और राष्ट्रकूटों से इनका जो युद्ध चला वह इतना महत्वपूर्ण हुआ कि उत्तर भारत की राजनीति इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई और त्रिपक्षीय युद्ध जो है इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना बना लिया। बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, मैंने बताया कि ये जो वंश था ये बौद्ध धर्म संरक्षक था। हम देखते हैं कि महिपाल के बाद कोई बहुत अच्छा शासक नहीं हुआ वहां, और पाल वंश जो है वो पतन की तरफ चला गया। इसके भी बहुत सारे कारण थे। दुर्बल जो शासक थे वो दुर्बल हुए, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस समय के जितने शासक हों उस पर अपना प्रभाव डाले। ये अलग बात है कि सुलेमान नाम के जो एक तुर्की इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था कि देवपाल की सेना इतनी मजबूत थी कि वह प्रतिहार वंश से या राष्ट्रकूट वंश से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सेना थी। लेकिन धीरे धीरे शासक कमजोर होने लगे, शासन व्यवस्था कमजोर होने लगी, सेना कमजोर होने लगी और यह वंश जो है पतन की तरफ आगे बढ़ गया। उत्तर प्रतिहारों से, ऐसा कि मैंने बताया, बार बार प्रतिहारों से संघर्ष होने से इनकी शक्ति जो है वो कम हुई। सामंत जो है बहुत सारे क्षेत्र में, उत्कल में, द्रविड़ में, इन सारे क्षेत्र में जो उन्होंने सामंतों को नियुक्त किया था, ये सामंत धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, शासक से ये अलग होने लगे, अपना अलग स्थान बनाने लगे और इससे भी साम्राज्य जो है वह कमजोर होता चला गया।
साथ ही साथ हम देखते हैं उस समय कदम्ब वंश, कंबोज वंश, कलचुरी और चोल, इन वंशों का भी उदय हो गया था और ये भी जो है इन पर भारी पड़ने लगे थे। फलतः ये पाल वंश बहुत मुश्किल से 1161-62 ईस्वी तक आया और इस वंश का की सब जो है समाप्ति हो गई, अंत हो गया। और लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी भारत की राजनीति में पाल वंश का बहुत अधिक स्थान है, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, जिसमें धर्मपाल जैसे बहुत प्रतापी राजा हुए और साथ ही साथ विक्रमशिला और नालंदा जैसे जो बहुत बड़ा गुरुकुल है या विद्यालय है, उसे विद्यालय नहीं कहेंगे, उसे तो विश्वविद्यालय को उन्होंने प्रश्रय दिया, ये इनकी उपलब्धि रही। तो इसके साथ ही मैं आज का यह चैप्टर यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।